बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अचानक से फौजी अदालतों वाले केस में जजेस और वकील मौसूफ के दरमियान गर्मा गर्मी हुई है। कुछ सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। ख्वाजा हारिस जैसे धीमे मिजाज के वकील भी आज बड़ी तल्ख बातें करते नज़र आए हैं। ये क्या मुआजरा है, इस पर बात करेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस केस में एक नया मोड़ भी दिया है। उनकी ऑब्जर्वेशंस अब बिल्कुल ही बरक्स नज़र आ रही हैं जो माजी में उनकी ऑब्जर्वेशंस थी इस केस में। तो एक नया ट्विस्ट सोहेल रशीद साहब आज फौजी अदालतों के केस में हम देख रहे हैं। और साथ ही हम बाद में आगे चलकर करेंगे इमरान खान साहब से मुतालिक जो उनके केसेस हैं। नई तारीख आ गई है तोशा खाना की, मुलाकातों का सिलसिला भी एक नई तारीख आ गई है और मसला ये है कि उनके केसेस अब चल नहीं रहे। 17 फरवरी के बाद से अडयाला जेल में बिल्कुल सुकूत हो गया और यूँ लगता था जैसे सजाएं होगी फौरी और केसेस चलेंगे। रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं, इस पे ज़रा बिल्कुल। और मुलाकातें भी इमरान खान साहब से हो रही हैं। और एक और मामला जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, लोगों की ये राय है कि भाई ये एक ऐसी लाइन है, बड़ी थिन सी लाइन है, नहरों की एक इशू चल रहा है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके दरमियान एक रस्साकशी चल रही है। और गुज़िश्ता रोज़ उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड उसको बात उस पर की है और वो नरेटिव अगेंस्ट जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के नरेटिव के या उनकी ख्वाहिशात के। तो ये बड़ा लोग कह रहे हैं कि पहला शगाफ है, ये नहरों पे झगड़ा नहीं है, ये इस हुकूमती इत्तेहाद जो है जो मुख्तलिफ चश्मों का पानी इकट्ठा हुआ है, इसमें पहला शगाफ पड़ा है। बिल्कुल, इसके ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ये शगाफ पड़ रहा है या ये भी नूरा कुश्ती की एक दूसरी किस्त है। बहरहाल सबसे पहले सोहेल रशीद साहब ज़रा बताइएगा आज फौजी अदालतों के केस में क्या हुआ है और क्यों कर जजेस के दरमियान और वकला के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। देखें, फौजी अदालतों के केस में ख्वाजा हारिस ने आज बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दलाइल का आगाज़ किया है और उन्होंने अपने दलाइल में जो मौक़िफ़ लिया है वो ये कि जितने भी मुखालिफ फ़रीक़ैन ने दलाइल दिए हैं, सलमान करम राजा हूँ, ख्वाजा अहमद हुसैन हूँ, उज़ैर बिंडारी हूँ, लतीफ़ खोसा हूँ, हामिद खान हूँ, उन सारों ने जो दलाइल दिए हैं वो कहते हैं कि FBI केस की हद तक उनके दलाइल तो गैर मुस्तर हैं, गैर मुतलका हैं, उनका इस मामले में इस तरह इतलाक़ ही नहीं होता और उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका इस केस से ताल्लुक़ नहीं है। और FBI केस में उनका बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि उसको बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में किसी जगह पर देखा या परखा नहीं गया, ठीक है। और बुनियादी हकूक़ दूसरा ख्वाजा हारिस ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट में गिवन है, प्रोवाइडेड है और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की ऑब्जर्वेशंस उनको सपोर्ट कर रही हैं कि देखें वो गिवन तो हैं, उन पे अगर अमल नहीं होता तो वो एक अलग सिनेरियो हो सकता है, उसको आप इस केस से नहीं जोड़ सकते। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी उस पर मोहर तस्दीक लगाई। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर किसी जगह पे अमल दरामद नहीं होता आर्मी एक्ट के में दिए गए बुनियादी कवानीन पर तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो एक सेपरेट मामला हो जाएगा। ये तो एक साइड थी। अब जो आपने इंट्रो में जैसे कहा कि कुछ गर्मा गर्मी हुई है, गर्मा गर्मी इस मामले पर हुई कि FBI केस जो है ना वो 1962 के तनाजुर में था। तो इस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की ख्वाजा हारिस से तो उस दौरान ये हुआ। अब जब 1962 का आइन था तो उस वक्त जो बुनियादी हकूक़ का मामला है जो मौजूदा आइन के आर्टिकल 8(3) में है, तब वो 6(3) में था। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ख्वाजा हारिस ये कह रहे थे कि देखें वहाँ बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में उसको डिस्कस किया ही नहीं गया। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप कैसे कह सकते नहीं किया गया, वहाँ पर उस वक्त आर्टिकल 6(3) था और उसके तहत उसको बाज़ाब्ता तौर पर डिस्कस किया गया है। तो इस पर ख्वाजा हारिस अफेंड हो गए। उन्होंने कहा जी आप समझते मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप किसी चीज़ का हवाला दें, ऐसे ज़बानी बात आप कैसे कर सकते हैं, ये इतना आसास मामला है हमारे सामने, इसको आप। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मुतलका पैराग्राफ रेफर कर दिया। उन्होंने कहा जी ये रहा वो पैराग्राफ, इसमें ये डिस्कशन हुई है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कह रहा। तो इस पर ख्वाजा हारिस ने उसे कहा, उन्होंने कहा नहीं ये आर्टिकल 6 जो उस वक्त का आर्टिकल 6 था, ये गद्दारी वाला नहीं, उसको एक मजमूई तौर पर वैसे डिस्कस किया गया है, इसकी रोशनी में फैसला नहीं दिया गया FBI केस का, ठीक है। तो ये इनके दरमियान आपस में कुछ चपकिलस हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा एक मौके पर कि देखें हम वो जब कोर्ट बैठ जाती है ना तो फिर वकीलों के दलाइल की पाबंद नहीं है, फिर हम मुकम्मल इंसाफ भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, मुकम्मल इंसाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मुकम्मल इंसाफ आपको पता है कि 11 जजेस ने मखसूस रिश्तों के केस में कर रखा है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने भी मुकम्मल इंसाफ कर रखा है, जिससे काजी फाइज़ साहब ने इत्तफाक कर रखा है। 39 नशिस्तें भी मुकम्मल इंसाफ से ही दी जा सकती थी ना, क्योंकि वो भी मांगने तो PTI नहीं आई हुई थी। कंप्लीट जस्टिस का एक आर्टिकल है नाज़रीन आइन का, उसको इन्वोक किया गया था
और यहाँ पर भी उसी आर्टिकल को इन्वोक करते हुए जो मामला उनके सामने डायरेक्टली ना भी हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको देख सकती है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेज से पहले जस्टिस नईम अख्तर अफगान इसका माहौल बना चुके हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने आज ये रिमार्क्स दिए हैं कि देखें FPLE केस जो है ना, 1000 बार आप इसको यहाँ डिस्कस कर लें, मेरी नज़र में ये गैर मुतल्लका इसलिए है कि ये उस वक्त 1962 का आइन था, उसके तहत इस केस को देखा गया। अगरचे इसकी जजमेंट बाद में 75 तक जो है ना आला अदालतों से आती रही, लेकिन इसमें अंडर डिस्कशन 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 73 का नहीं था। इस वक्त हम 1973 के आइन पे बैठे हुए हैं, उसके तहत हम देखेंगे सारी चीज़ें कि ये चल सकता है ट्रायल या नहीं चल सकता। और FPLE केस के तो यानी कि पूरी जो 1 महीना 2 महीने यहाँ बहस हुई है, उसको वो उठा के साइड पे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि FPLE केस, और ये वो वाले ऑब्जर्वेशंस हैं, इसी की सपोर्ट में जो दलाइल हैं वो मुखालिफ फ़रीक़ैन के हैं, जो ट्रायल वहाँ पर नहीं चाहते। आप लतीफ़ कोसा को देखें, हामिद खान को देखें, उज़ार बिंडारी को देखें, ख्वाजा अहमद हुसैन, वो सारे ये कह रहे हैं कि जनाब 1973 का आइन आने के बाद ये गैर मुतल्लका हो जाता है और ये माजी की बात बन जाती है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेज, एक चीज़ भी वाज़ेह कर दें ज़रा नाज़रीन के लिए, क्यों कर FPLE केस का इस केस में हवाला दिया जा रहा है? बुनियाद क्या है? बुनियाद तो यही है ना कि उस केस में ये तय हुआ था कि जब FPLE सुप्रीम कोर्ट में आए अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक आम शहरी हूँ, रिटायर्ड अफसर हूँ, मेरे ऊपर ये इतलाक़ नहीं होता, फ़ौजी अदालतों में मेरा ट्रायल नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि हो सकता है। तो उसी अदालती नज़ीर को जवाज़ बनाकर अब यहाँ पर सरकार जो है उसको जवाज़ बनाकर अदालत से ये कह रही है कि भाई हम इन 103 104 लोगों का भी ट्रायल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन वाज़े की जा रही है कि वो तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, यहाँ पर तो लोग हैं ही सिविलियन। और फिर अब जो आज आप बात करें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई 1962 का आइन, उसके तहत एक मुकदमा आया, उसमें उसकी तशरीह हो गई और उसके बाद एक नया आइन आ गया। उस नए आइन के बाद अब तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 साल गुजर चुके हैं उस केस को, अभी तक सुप्रीम कोर्ट उसी एक केस को लेकर बैठी रहेगी। जस्टिस मसरत इलाही तो बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं इस केस से, वो कहती हैं बस करें, बहुत ज़्यादा हो गया इसका तज़किरा। सलमान खान राजा ने तो अपने दलाइल में कहा था कि मुझे तो ख्वाब में भी इसके वो पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। तो जस्टिस मसरत इलाही भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है FPLE केस से कि उसको आप इस केस में इस हवाले से डिस्कस करें, 9 मई के मुलजमान के हवाले से। तो ये अब एक वाज़े आपको जो है ना डिस्टिंक्शन, जैसे ही केस हतमी मराहल में दाखिल हुआ है तो आपको एक डिस्टिंक्शन इसमें फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है कि जजेस किस तरफ जो है ना वो रुझान रख रहे हैं। एक चीज़ जो खुलकर सामने आ रही है कि 9 मई से मुतालिक जो मुलजमान हैं, इनसे मुतालिक माजी की तमाम नज़ीरें छोड़ते हुए 21वीं तरमीम का केस छोड़ दें, आप साइड पे रख दें, उसमें तो आईनी तरमीम की गई थी ना, इसमें तो नहीं की गई। FPLE केस को साइड पे ले आकर ये सारे छोड़ के तो एक नई जजमेंट आने का इम्कान है जो कि सारे पैरामीटर्स तय करेगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये जजमेंट लिखेगा कौन? सारे अपनी अपनी लिख देंगे, फिर उसको मर्ज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब देखें, इसके साथ आज ये भी निशानदेही की गई अदालत की जानिब से कि देखें पहले तो ये सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक शिक भी नहीं थी, बाद में आर्मी एक्ट में तरमीम की गई और आर्मी एक्ट में तरमीम से इसको शामिल किया गया। ये दलाइल भी हामिद खान वाले हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये तो 67 में पहली तरमीम की गई और उसके बाद 73 का आइन आ गया तो गैर मुतल्लका होगी। अगरचे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये समझते हैं, उन्होंने ये कहा था कि देखिए 73 के आइन के बाद सारे मरवजा कवानीन को एज इट इज़ अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी अडॉप्टेड है। तो ये एक डिबेट है फैक्ट्स की जिसके ऊपर अपनी अपनी राय सारे दे रहे हैं। अब ख्वाजा अरस ने बेस्ट शेर तो दी है, कल भी वो अपने दलाइल जारी रखेंगे और उसमें फिर चीज़ें सामने आएंगी कि अदालत कितना उनको अप्रिशिएट करती है उनके इस आर्गूमेंट को या नहीं करती। लेकिन जिस तरह का माहौल गर्म हो रहा है, मुझे लगता है कि अब ये बात मुकम्मल इंसाफ तक की जाएगी। चलें, लेट्स होप, देखते हैं, जो भी हो अच्छा हो। अब समात कल तक मुलतवी हुई है। अब मुझे ये बताएं कि तोशा खाना केस पर समात एक मरतबा फिर नई तारीख आ गई है 26 मार्च की और समात हो नहीं रही काफ़ी दिनों से। आपको क्या लग रहा है कि हो क्या रहा है अडयाला जेल में? पहले तो चले मुलाकातें नहीं हो रही थी, अब फिर मुलाकातों का सिलसिला भी तकरीबन शुरू हो चुका है। आज फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स की भी, वकला की भी। कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर डेवलपमेंट को? देखिए, मुलाकातें तो अदालतें जा के वो ले रहे हैं। केसेस जो जब केस डेली चलता था तो इमरान खान की डेली स्टेटमेंट आती थी, रिपोर्ट होती थी, बाय टॉक होती थी, इमरान खान ने आज ये कहा और डे टू डे वो मामला चलता था। तो एक नुक्ता नज़र तो ये है कि इमरान खान की ये सारी जो रीच है ना, उसको बंद करने के लिए ये समातें रोक दी गई हैं फ़िलहाल ताकि ये हो। अब उसमें कल सदीक जान साहब हमारे दोस्त, एक जगह मैंने उनका देखा क्लिप, वो उसमें
वो ये कह रहे हैं, उनकी खबर ये है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी साथ साथ चल रहे हैं और उसके तहत शायद इमरान खान का ट्विटर अकाउंट भी खामोश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है, जिससे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और एक बहुत ऐसा माहौल पैदा किया जाता है, उसको भी शायद वो बंद किया जाए, फिर दूसरी साइड से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों। ये साइड लाइन की स्टोरी है। जो हकीकत है वो ये है कि 17 फरवरी के बाद अडयाला जेल में समातें नहीं चली, ठीक है। और अब अडयाला के बजाय G11 में जहाँ पे कोर्ट है ना, वहाँ से डेट दे दी जाती है जी कि अब अगली डेट ये है। तोशाखाना 2 में थोड़े से गवाहान थे, अगर ये केस चल रहा होता उसी स्पीड से आज इसका फैसला आ चुका होना था। ये एक अलग एंगल है इस स्टोरी का कि उसमें इमरान खान को फ़ायदा हुआ है, लेकिन इमरान खान इसको अपना फ़ायदा नहीं समझते। वो कहते हैं जी सज़ाएं तो देनी है, दें मैं हाई कोर्ट जाऊँ। मुझे एक चीज़ बताएं, अभी आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक खबर पूरी कर लें। अब 26 मार्च के लिए नई डेट दी गई है तोशाखाना 2 की, और 26 मार्च को ईद का समा होगा तो एक और पड़ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की आपने बात की है, इससे कबल कि हम अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है इस वक्त जो हम मुल्क के अंदर ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, सियासतदानों को दीवार से लगा दिया गया है, जजेस को खामोश करवा दिया गया है, अपनी मर्जी की एक हुकूमत इंस्टॉल कर दी गई। को क्यों नहीं डालते, पीका भी आ चुका है ना। साफ़ी तो माशाल्लाह, वो सर पीका के बगैर ही हमें तो माशाल्लाह से टीका लगा होता है। हाँ जी। अब आप देख सकते हैं मीडिया, सियासतदान और इसके अलावा अदलिया, तमाम सेगमेंट्स को एड्रेस कर लिया गया है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी की चुनतखब कर ली गई है और तमाम चीज़ें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चल रही हैं। अब इस मौके पर जब उन्हें ये मालूम है कि उनका सबसे बड़ा जो हरीफ है इमरान खान की सूरत में, वो जेल में बैठा और इमरान खान जेल के अंदर ज़ाहिरी बात है उतने ज़्यादा ख़तरनाक उनके लिए नहीं है जितने जेल के बाहर हैं। इसी वजह से उनकी ना तस्वीर आ रही है ना नाम आ रहा है। ये आप कह रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें तंग करने के लिए जेल बैठा हो। उनको तंग करने के लिए बैठा नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल उस किंग मेकर की बात कर रहा हूँ ना, उनके लिए। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, तो क्या आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है अभी भी कॉन्फिडेंस की बिल्ड करने की, इमरान खान साहब के साथ जो पैरेलल मुज़ाकरात हैं या बैकडोर राब्ते हैं वो जारी रखने की, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है और इसमें से निकलना कुछ नहीं है, सिर्फ इमरान खान साहब को इंटैक्ट रखने के लिए? देखें, वो जैसे आप कह रहे थे ना कि ट्विटर भी स्लो करना है, सूरत हाल तो बदलती रहती है ना। देखें, ज़रूरी तो नहीं कि आपको मौजूदा सेटअप जो गवर्नमेंट का है यही हमेशा दूध दे, ठीक है। कभी इसके ऊपर तो सूखा भी आ सकता है ना, कभी तो आपको दूसरा ऑप्शन भी लेना पड़ सकता है ना, कभी तो आपको ये भी रियलाइजेशन हो सकती है कि शायद हमारी जो मुल्क के लिए डेवलपमेंट की प्लानिंग्स हैं उसमें एक इमरान खान जैसा बंदा चाहिए जिसको ये परवाह नहीं होती कि वो क्या कहेगा, ठीक है, और वो ले लेता है कदम, या जिसको अपनी आने वाली नस्लों की सियासत नहीं बचानी, ठीक है। अब वीडियो के आखिरी हिस्से को मैं लिंक करता हूँ, आपने जिधर जाना है, ठीक है, तो उसमें ज़रूरत महसूस भी हो सकती है, या इमरान खान को एज थ्रेट रख के तो मज़ीद काम भी निकलवाए जा सकते हैं कि ठीक है जी, हम नहीं तो ऑप्शन तो है आपके पास, तो पब्लिक भी नहीं, उसके पास तो पब्लिक भी है, एक बात कहेगा हमारा नैरेटिव भी बन जाएगा, बिल्कुल हम पे फूल पत्तियाँ भी निशावर होने लगेंगी, आपने हमें दिया किया। फिर आप जैसे तजियाकार, नजम सेठी साहब जैसे तजियाकार रोज़ गवर्नमेंट को डरा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं जी कि ओहो नहीं जी, उनको पब्लिक सपोर्ट तो नहीं मिल सकी ना। अब पब्लिक तो अभी भी उसके साथ है, तो पब्लिक जब तक उसके साथ है तो उसका कुछ भी नहीं गया। तो फिर ये गवर्नमेंट एक चीज़ तो हकीकत माने ना, आप कह रहे हैं कि सपोर्ट मिली, सारा कुछ मिला, उसके बाद ये इस गवर्नमेंट का काम था ना कि पीटीआई के नैरेटिव को डेंट डालती अपनी परफॉर्मेंस से, अपने सियासी बयानिए से या किसी चीज़ से नहीं डाल सकी। वजह, ठीक है, वजह ही तो समझ में नहीं आ रही। वजह सिंपल सी है सर, आप सिलेक्ट होकर आए, इलेक्ट होकर नहीं आए। सबसे मेन चीज़ ये है, जब आप सिलेक्ट होकर आ गए ना, आगे नैरेटिव तो बनाए ना, पॉलिटिकल नहीं यार, इतना तजुर्बा है आपका पुराना। सर नहीं बना सकते ना। देखें, जब आपके दाने ही पूरे नहीं हैं, जब पब्लिक आप पर ट्रस्ट नहीं कर रही, जिसमें आपने अपना नैरेटिव बनाना है, उसको पता है कि आप एक जाली हुकूमत की सूरत में यहाँ पर बैठे हैं, वो कैसे आपका नैरेटिव वहाँ पर मकबूल होगा। तो ये एक चीज़ है, और ये बात उन्हें इंस्टॉल करने वालों को भी मालूम है। वो जो आप कह रहे हैं तलवार लटकी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लटकी रहेगी और इनसे मकासद हासिल किए जाते रहेंगे। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है। रात को आपको पता है पीटीआई के साथ मुलाकातें JUI की भी चल रही हैं। JUI और पीटीआई दोनों समझते हैं कि ये हमें यूज़ कर जाएंगे, वो कहते हैं ये हमें यूज़ कर जाएंगे।
ये हमारा साथ दिखा के उधर से कुछ ले जाएंगे, वो समझते हैं कि ये हमारा साथ दिखा के गवर्नमेंट से कुछ ले जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह गवर्नमेंट समझती है जी कि पीटीआई को दिखा के हमसे काम लिया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये एक ऐसी इक्वेशन बनी हुई है ना, इस वक्त सारों ने एक दूसरे के ऊपर गन तानी हुई है। एक इंडियन मूवी याद आ रही है मुझे, कॉमेडी है, डेढ़ इश्किया, उसमें वो रात को ना वो 4-5 फ्रीक जो है ना वो एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। ठीक है, अब वो कोई भी गोली भी नहीं चला रहा, कोई जगह से जा भी नहीं रहा, उनका ऐसे ही किसी एक चीज़ के ऊपर झगड़ा होता है। तो उधर नहीं सुबह हो जाती है, सुबह एक बंदे को ऊँग आती है और उसे फिर कुछ हाजत भी आती है, वो बाकियों से कहता है यार कर सुनो। तो यहाँ भी कुछ ऐसा सोल्यूशन निकलेगा, कोई ना कोई पहले जो है ना कहेगा कि यार छोड़े इस झगड़े को, छोड़े, अपनी अपनी गन जेब में रखते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक तो है। यहाँ पे देखते हैं वो स्टेज कब आता है। बहरहाल दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प है। आखिरी वो कल नहरों वाली आपने बात मेरा ख्याल की थी वो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर कभी तवील अरसे से एक बात चल रही है और कहा जा रहा है, जैसे आपने भी कहा कि एक शगाफ है, कुछ लोग इसको शगाफ भी कह रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, मगर आप इसको कैसे देखते हैं? कल सदर मुमलिकत ने भी अपने मुश्तरका इजलास के खिताब में उस बात का जिक्र कर दिया और कह दिया कि सिंध से नहरें नहीं निकलनी चाहिए। देखें, ये जो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या, प्लान क्या है। 6 नहरें जो है ना वो SIFC के फोरम से एक फ़ैसला है, ठीक है, कि आपने जो बंजर ज़मीनें हैं उनको आबाद करना है। चोलिस्तान और थर की ज़मीनों का भी बुरा आइडिया तो नहीं है। देखें, चोलिस्तान और थर की भी ज़मीनों का इसमें शामिल है कि दरिया सिंध से 6 नहरें निकालें और इन इलाकों को आबाद करें, उनमें काश्तकारी हो और वो ज़मीनें जो है ना काम में लाई जा सकें, बंजर पड़ी है ना। ठीक है, सिंध के लोगों का या पीपल्स पार्टी का और एक साइड का एक सियासी मौक़िफ़ है या जेन्युइन है जो भी है, उनका मौक़िफ़ ये है कि आप दरिया सिंध से नहरें निकालेंगे तो ये तो ऐसे ही है जैसे काला बाग डैम हमने नहीं बनने दिया, कि उससे हमें लगता था कि असल जो सिंध का पहले से आबाद इलाका है वो बंजर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप उस इलाके को आबाद करने के लिए हमारी पहले से आबाद ज़मीनें बंजर करेंगे। अब दिलचस्प चीज़ ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी ख़ुद उस फोरम की सरबराही करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं सदर पाकिस्तान के तौर पे। वहाँ से जब फैसला हुआ तो इन्होंने उसकी हिमायत कर रखी है, अलो कर रखा है। जब ये हो गया तो उमर अयूब साहब, दीगर लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ने ना सियासत खेलना शुरू की इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी ये आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की जो है ना पानी और ज़मीनें भी बेच के अपने मुकदमात बचा रही है कि हमारे केस टल रहे और हम हुकूमत में बैठे रहे, और ये सियासत इनकी जो है ना दरिया बुर्द होने लगी है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ आवाज़ें हैं कि यार हमारी तो सारी ज़िंदगी का सियासत का महवर ये रहा कि दरिया सिंध का पानी हमने सिंध के लिए प्रोटेक्टेड रखना है और असल सिंध के लिए। ठीक है, तो ये किया कि 6 नहरें निकाले, आप कहें जी 2 हमारे लिए भी उसमें हो जाएंगे और बाकी आप उसका पानी बांट लें, तो पानी तो हमने नहीं देना था, हमने तो काला बाग डैम की इसलिए सारी ज़िंदगी मुखालफत की है। तो इस पर पहले शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हफ्ता एक पहले, उन्होंने कहा जी नहीं देंगे, नहरें नहीं बनेंगी। ठीक है, फिर हल्की आंच पे ये चीज़ पक रही थी। कल ये जॉइंट सेशन में सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने मुंह से कह दिया जी कि वफाकी हुकूमत इस मामले से बाज रहे और ये नहरें जो है नहीं निकाली जानी चाहिए, और उन्होंने बाकायदा मना कर दिया कि ये नहरें नहीं निकलें। अब इस पे देखते हैं कि इसमें कौन रिट्रीव करता है, कितना करता है, लेकिन ये एक पहला डेंट ज़रूर है कि एक तरफ अगर आपका जो मौजूदा पूरा सेटअप है उसका पॉलिसी डिसीजन है कि हमने ये काम करना है, तो आप कहें जी कि नहीं, आप कहा जाता है कि आर्मी चीफ का बेबी है। और फिर इसको लोग सिंध कार्ड के तौर पे देखते हैं कि जब भी आप नेशनल लेवल पे कोई एजेंडा लेकर चलने लगते हैं और चोलिस्तान और थर की जैसी चीज़ों को आप बात करने लगते हैं, या कोई आप ऐसा फैसला करते हैं कि हम काला बाग डैम बनाते हैं, हम मसाइल हल करते हैं, आप वहाँ पे एक मकामी कार्ड लेके आ जाएंगे कि नहीं हमसे इससे मुतासर हो जाएंगे, आप इसका मुतबादिल कुछ ना कुछ कर लेंगे। एक साइड का ये मौक़िफ़ है, मेरी राय नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ें चलने लगती हैं ना तो फिर आपको एक ऐसी पार्टी याद आती है जो कि बस नेशनल इशूज़ पे पॉलिटिक्स कर रही है और उसका कोई रीजन से ताल्लुक ही ना हो। ठीक है, कि ये मैंने फलां रीजन को प्रोटेक्ट करना है, ना उसके पास पंजाब कार्ड हो, ना उसके पास सिंध कार्ड हो। ठीक है,
आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो चले ऐसी चीज़ें रेलिवेंट हो जाती हैं पाकिस्तान में मामलात। अभी मैं ये दावा नहीं कर रहा कि इन मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चांदी हो गई है और उनका बुरा निकल आया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जितना भी झगड़ा हो जाए उनका आखिरी ऑप्शन भी जो है ना बड़ा दूर है, और उनके लिए मसाइल कुछ और सतह के हैं। वो अगर उसमें पॉलिटिक्स खेलते, उनके प्लेयर होते, मेन प्लेयर पॉलिटिक्स के, और वो पॉलिटिक्स कर रहे होते इसके ऊपर, तो वो रास्ता निकाल सकते थे। शाह महमूद कुरैशी की मैं बात कर रहा हूँ, वो बाहर होते रास्ता निकल सकता था इस सारे मामले के ऊपर, वो बीच में से अपना रास्ता निकाल सकते थे। मौजूदा जो क़यादत है ये पोस्ट 9 मई की एक जो है ना फसल है, ठीक है, ये मशरूम ग्रोथ थी। सियासी लोग नहीं है ना, ठीक है, सियासी लोग नहीं हैं, वो वकील शकील हैं, उन्होंने कानूनी महासाब का संभालना था, संभाल दिया है, ये उनके पास की बात नहीं है। या बैरिस्टर गौहर अली खान अभी नौमरूद सियासत में मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ लोगों के सामने, तो वो उनके सामने जब बैठ के बात करते हैं तो शायद उनको वो पुख्तगी ना लगती हो, या वो उन पे वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं होंगे जो वो शाह महमूद कुरैशी पे कर सकते थे, जो अगर परवेज़ खट्टक आज पीटीआई का हिस्सा होते तो उस पर कर सकते थे। अब तो नहीं है ना, अब तो पीटीआई के लिए वो विलन है, ठीक है। तो इस तरह के अगर काद के लोग होते और वो सियासत कर रहे होते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राह निकाल रखती थी। मौजूदा सिचुएशन में इस सारे बहरान के बावजूद पीटीआई के लिए कुछ इतना अच्छा नहीं है कि वो इस रास्ता ले जाएंगे। बहरहाल देखते हैं, लेट्स होप। आज के इस व्लॉग से इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।